हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्कस करने वाले हैं स्वीकृत व्यय एवं कटौतियाँ, एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस अलाउड। देखिए, हम अर्लियर आपको बता चुके हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक ऐसा हेड है जिसमें उन सभी आय को सम्मिलित किया जाता है जो आय के प्रथम 4 शीर्षक में नहीं आती। तो इसी क्रम में आज हम कर रहे हैं एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस अलाउड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पारिवारिक पेंशन के संबंध में मानक कटौती। देखिए, फैमिली पेंशन के रूप में यदि करदाता को कोई राशि प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि का 33.1/3% अथवा 15,000 रुपये, जो भी दोनों में से कम हो, उसकी मानक कटौती अर्थात स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती करदाता को स्वीकृत की जाती है। अगला हम इसमें लेते हैं किराए पर ली जाने वाली मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, भवन के संबंध में मरम्मत व्यय एवं ह्रास। यदि करदाता ने इन उक्त संपत्तियों को किराए पर दिया है और यदि उसको इनसे कोई आय हुई है तो इसके संबंध में यदि उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो कुछ एक्सपेंसेस की कटौती उसे स्वीकृत की जाती है। जैसे कोई भी रेकरिंग जो उसकी मरम्मत हो, रिपेयर हो, है ना, जो फिक्स नेचर की नहीं हो, पूंजीगत प्रकृति की नहीं हो, तो इस तरह की कोई भवन की मरम्मत है या उस बिल्डिंग का कोई इंश्योरेंस करवाया है तो उसका प्रीमियम है। इसी तरीके से मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर की कोई रिपेयर हुई है, रिपेयर पर कोई एक्सपेंसेस हुआ है या उनका इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसी तरीके से मशीन, प्लांट और फर्नीचर पर लगने वाला डेप्रिसिएशन या ह्रास है, इनकी कटौती करदाता को व्यय के रूप में स्वीकृत की जाती है। अगला आता है आय अर्जित करने हेतु किए गए अन्य व्यय। यदि करदाता ने कोई भी आय को अर्जित करने के लिए किसी तरह का कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, आयगत व्यय किया है, तो और वो आय इसी शीर्षक में शामिल की गई है तो उसके लिए की गई जो कटौती है, व्यय की कटौती जो है वो स्वीकृत की जाती है। जैसे अब उसमें कितनी बातें ध्यान देनी है कि जो व्यय किया गया है वो पूंजीगत प्रकृति का नहीं हो, व्यय जो है वो पूर्ण रूप से आय को अर्जित करने के लिए किया गया हो, व्यय करदाता के व्यक्तिगत व्यय ना हो, व्यय गत वर्ष में ही किए गए हों, अन्य वर्षों में नहीं किए गए हों। अगला आता है हमारा घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने के व्यय। यदि करदाता घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखता है और उसमें उसके लिए यदि वो कोई कटौती करता, वो व्यय करता है, तो इन्हें घोड़े दौड़ाने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक व पुरस्कार में से घटा दिया जाता है। इसी तरीके से लाभांश अर्जित करने के व्यय है। यदि लाभांश करदाता ने अर्जित किए हैं तो और वो कर मुक्त नहीं है, जैसे मान लो विदेशी कंपनी के लाभांश हैं, तो अगर उसके लिए कोई उसने पूंजी उधार ली है तो उस पर देय ब्याज की कटौती व्यय के रूप में स्वीकृत की जाती है, अन्य कोई व्यय इसके लिए कर की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती। फिर है ब्याज की वसूली के लिए व्यय। यदि करदाता ने ब्याज वसूल करने के लिए कोई व्यय किया है या मान लीजिए किसी को कोई कमीशन प्रदान किया है तो ऐसे व्यय और कमीशन की कटौती स्वीकृत की जाती है। इसी तरह से यदि विलंब से कोई क्षतिपूर्ति की प्राप्त होती है या क्षतिपूर्ति में कोई वृद्धि होती है और यदि उसके लिए करदाता ने कोई व्यय किया है, उस मतलब वो जो विलंब से जो राशि उसे प्राप्त हो रही है उसके लिए मान लो उसे कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो ऐसे ब्याज की राशि का 50% कटौती हेतु स्वीकृत किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस नॉट अलाउड। अभी हमने डिस्कस किया जो अलाउड थे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है, अस्वीकृत व्यय एवं कटौतियाँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर अन्य साधनों से आय में कुछ इस तरीके के व्यय करदाता ने कर दिए हैं जो कटौती के लिए स्वीकृत नहीं है तो उसे धारा 60 के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है। पहला हम इसमें लेंगे लॉटरी, जुए आदि के व्यय। यदि करदाता ने आकस्मिक आय को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के कोई व्यय किए हैं, जैसे मान लीजिए उसने लॉटरी का टिकट खरीदा है उस पर व्यय, या मान लीजिए किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय है ना, तो इस तरह के जो व्यय हैं वो स्वीकृत नहीं किए जाते।
इसी तरीके से लाभांश संग्रहण के लिए यदि करदाता ने कोई व्यय किए हैं और लाभांश धारा 115 BBDA के अनुसार हैं तो वो पूर्णतया अस्वीकृत व्यय होंगे। किसी भी तरह के कोई व्यक्तिगत व्यय हैं वो पूर्णतया अस्वीकृत होंगे। भारत के बाहर बिना TDS यानी कि उद्गम स्थल पर कटौती किए बिना यदि कोई ब्याज चुकाया गया है तो वह उसकी जो अगर उसने TDS नहीं काटा है और कर का भुगतान नहीं किया है तो वो स्वीकृत नहीं होगा। भारत के बाहर यदि बिना TDS चुकाए वेतन दिया है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। किसी भी तरह के पूंजीगत व्यय की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व या प्रोविज़न यदि करदाता ने बनाया है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए करदाता ने अपने संबंधियों या सहयोगी संस्थाओं को कोई भुगतान अधिक राशि का कर दिया है तो उसकी भी कटौती पर और वो उसमें करदाता का यदि सारवान हित है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो किसी स्वीकृत व्यय के संबंध में यदि वो कोई भुगतान करता है तो ऐसे व्यय की वह राशि जो आयकर अधिकारी की दृष्टि में अत्यधिक है या अनुचित है वह स्वीकृत कर दी जाती है। इसी तरीके से 10,000 रुपये या 35,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान यदि करदाता द्वारा किसी व्यय का 10,000 या 35,000 रुपये से अधिक का कोई भुगतान कर दिया जाता है तो अगर मान लीजिए उसने इसको खाते में जमा होने वाले रेखांकित चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से यदि इसका पेमेंट नहीं किया है या मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं किया है तो ऐसे व्यय जो हैं वो पूर्णतया अस्वीकृत हो जाते हैं। इसी तरीके से भारत में यदि TDS नहीं काटा तो व्यय का जो 30% भाग है वो अस्वीकृत हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे व्यय एवं कटौतियाँ हैं जो कि करदाता यदि करता है तो ये पूर्णतया अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत हानि। लॉस इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि करदाता को किसी सोर्स से कोई इनकम के संबंध में मान लीजिए उसने स्वीकृत व्यय कटौतियाँ जो है उस स्रोत की सकल प्राप्तियों से अधिक है तो ऐसे अधिक को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। इसको मैं आपको और अगर स्पष्ट रूप से करूं कि मान लीजिए करदाता ने कोई ऐसी आय प्राप्त की है जिसमें आय से अधिक उसको प्राप्त करने के व्यय हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त व्यय की राशि है उसे हम हानि मानते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी हानियों की पूर्ति हम आगे ले जाने के संबंध में प्रावधान है। वैसे हम इसके लिए जो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड शीर्षक में पढ़ेंगे, लेकिन अन्य साधनों से आय में हम कुछ हानियों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहली है घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से होने वाली हानि की केवल घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की आय से ही हम उसे क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। और यदि उस कर निर्धारण वर्ष में वो पूरी नहीं हो सकी तो ऐसी हानि को जो घुड़दौड़ के कारण हुई है उसको अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक क्या किया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है। और इसी शीर्षक की आय, इसी हेड की इनकम, इसी सोर्स की इनकम मतलब जो घुड़दौड़ की जो आय होगी उसी से उसे समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार की हानि को इसी शीर्षक के अन्य किसी स्रोत की आय या अन्य शीर्षकों की आय से नहीं घटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आता है लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, जुआ, शर्त आदि अन्य कोई दौड़ या खेलों की ऐसी आय यदि करदाता को प्राप्त करने के लिए उसने कोई व्यय किया है तो उसकी जो है कटौती करदाता को स्वीकृत नहीं होती। तो इन स्रोतों में हानि नहीं हो सकती। इसलिए शर्त, जुआ, लॉटरी, घुड़दौड़ की हानि अगर प्रश्न में दी जाती है तो उसे हम क्या करेंगे, उसी स्रोत की अथवा अन्य स्रोत की आय से उसे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आयों का अगर हम डिटेल में अगर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो अन्य साधनों से आय है इसके अंतर्गत कर योग्य आयों का जो विवरण है वो हमने कई चीज़ें जैसे देखी कि इसमें कौन सी आय आती है, इसके कौन से व्यय स्वीकृत होते हैं, कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत होती है, इसके कौन से व्यय एवं कटौतियाँ जो है वो स्वीकृत नहीं होते हैं। अब हम इसका यदि विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाह रहे हैं तो हम इसको एक एक करके इसके हम जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी आकस्मिक आय अर्थात कैजुअल इनकम के बारे में।
विस्तृत रूप से मैं आपको इसको अगली क्लास में बताऊंगी, लेकिन आकस्मिक आय क्या होती है यहाँ नटशेल में मैं आपको बता देती हूँ। इसे देव योग से होने वाली आय भी कहा जाता है। देव योग से क्या आय का मतलब क्या है, जो रैंडमली हो गई, जिसके बार बार होने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसी आय को कैजुअल इनकम माना गया है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मद है। अगली क्लास में मैं आपको कैजुअल इनकम के बारे में विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।